नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। आज वो दिन है जिस दिन चुनाव प्रचार थम जाएगा, यानी लोकसभा चुनाव का जो चुनाव प्रचार है वो आज वो थम जाएगा और परसों यानी 19 अप्रैल को मतदान होना है। और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर से 400 पार का नारा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के नलबाड़ी में ये दावा किया है कि बीजेपी सरकार इस बार 400 पार का जो दावा है वो पूरा करेगी। ऐसे में हम अपने साथियों से जानेंगे कि क्या उन्हें लगता है कि क्या इस बार बीजेपी ये दावा पूरा कर पाएगी। सर, क्या लगता है अब की बार 400 पार? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से बीजेपी लगातार दावा कर रही है और जाहिर बात है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से दावा करती है कि 400 पार है या 300 पार है, जो भी अपना टारगेट रखती है। लेकिन बीजेपी की अगर नज़रिए से बात की जाए तो जाहिर बात है उनके तमाम सारे नेता हैं, पीएम मोदी हैं या फिर अमित शाह हैं या और भी तमाम जो नेता हैं, वो लगातार हर जनसभा में, हर रैली में इस बात की दलील देते हुए दिखाई पड़ते हैं कि बीजेपी के लिए 400 पार जाना इस बार कोई बड़ी बात नहीं है, या यूँ कहें कि जो एनडीए है उसके लिए 400 पार जाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर उनके दावों में कितनी सच्चाई है तो 4 जून को जब चुनावी नतीजे आएंगे उसमें पता लगेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरह से वो बढ़ चढ़ के रैलियाँ कर रहे हैं, लगातार लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, लगातार एक प्रयास ज़रूर कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इस टारगेट को हासिल किया जाए। क्योंकि अगर हम बीते 2 चुनाव की बात करें तो इससे पहले भी 300 का ना जो टारगेट रखा था, 300 प्लस सीटें उनके पास आई थी। तो यही बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जो भी टारगेट पीएम मोदी रखते हैं वो सोच समझ के रखते हैं, और तमाम जो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता हैं वो सब इन टारगेट को लेकर काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए बीजेपी पार्टी जो है वो लगातार मजबूत होती जा रही है। वहीं अगर विपक्षी दलों की बात करें तो वो कहते हैं कि ये भी एक जुमले की तरह है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी नाकाम रही है और जिस तरह 10 साल की बात करें तमाम सारी ऐसी योजनाएं जहां पर बीजेपी ने कह सकते हैं कि बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है, उस पर जवाब देने के बजाय बीजेपी 400 पार की बात कहकर कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने का प्रयास करे। क्योंकि जो 100 सिटी स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, रोज़गार की बात की थी, ब्लैक मनी की बात की थी, तमाम ऐसे जो मुद्दों पर बात की थी। लेकिन आज अगर रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो बीजेपी के नेता इन सब पे बात करने के बजाय 400 पार का नारा देते हुए नजर आते हैं, जो कहीं ना कहीं विपक्षी लोगों के लिए भी एक मुद्दा है। अब देखना होगा कि क्या वाकई बीजेपी ने इसके लिए ज़मीनी स्तर पर कोई बहुत बड़ी प्लानिंग की हुई है, क्या जो उनके कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, क्या वाकई इस जो सोच के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। और जब चुनाव नतीजे सामने आएंगे तो उसमें पता चलेगा कि जो बीजेपी ने तैयारी की थी उनको कितना जो मौका है वो जनता ने यहाँ पर दिया है। सर, विपक्ष की तरफ से भी अपने घोषणा पत्र में, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो घोषणा पत्र में बड़े बड़े वो दावे कर रही है, तो उन्हें दावों के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल, विपक्षी दल हैं और हमेशा देखिए ये होता है कि सत्ता पक्ष के खिलाफ एक माहौल बनाया जाता है कि इस तरह से जो सत्ता पक्ष की जो नाकामी रही हैं, जो खामी रही हैं, उनके ऊपर काम किया जाए, उनके ऊपर लगातार जो है कह सकते हैं हमले किए जाएं, ताकि जनता को अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया जाए। आप देखिए इंडी गठबंधन बना, उसमें भी बहुत सारे दल साथ आए, लेकिन रफ्ता रफ्ता बहुत सारे दल जो हैं यहाँ से वहाँ चले गए। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे दल हैं जो इंडिया गठबंधन के अंदर मौजूद हैं। यूपी में बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस और सपा मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं अगर बिहार की बात करें तो वहाँ पर जो है आरएलडी, आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के साथ में मुकेश सहनी खड़े हुए हैं। तो इस तरह से तमाम सारे जो स्टेट हैं वहाँ पर एक दूसरे का साथ लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। दिल्ली की भी अगर बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए मुश्किल तो है, लेकिन क्या वाकई जो ये दल हैं क्या एक दूसरे का साथ इस तरह से देते हुए नजर आएंगे, और क्या वाकई जो वोट है वो आपस में शेयर हो पाएगा? अगर ये होता है तब बीजेपी के लिए कुछ हद तक मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, वरना जिस तरह की बातें जो विपक्षी दल कर रहे हैं वो शायद मुकम्मल तौर पर ना हो पाएँ। तो ऐसे में हम और लोगों से भी जानेंगे। एक मुद्दा ये भी है कि आप विपक्ष के लोग ये कहते हैं कि हमें दबाने की कोशिश की जा रही है, हमारे ऊपर जानबूझकर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं और हमें जेल में डाला जा रहा है, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, और भी पार्टी के जो तमाम जो नेता है आम आदमी पार्टी के, वो जेल में है। ऐसे में हम हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है अब की बार 400 पार प्रधानमंत्री का जो नारा है वो पूरा हो पाएगा? देखिए, जिस तरीके से ये लक्ष्य रखा है कहीं ना कहीं, हालांकि पहले ये नारा ही कहलाएगा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके साथ बीजेपी के तमाम नेता और सहयोगी दलों ने साथ मिलकर के 400 पार का नारा दिया है। दोनों चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ हद तक अंतर आ जाता है। देश की जनता को, देश के मतदाताओं के सामने बीजेपी नेतृत्व द्वारा, एनडीए गठबंधन के द्वारा 400 पार का नारा दिया गया है, लेकिन क्या अंदर खाने, क्या अपनी जो रणनीति तैयार की गई है, जो अपनी यहाँ पर मीटिंगें हुई हैं, बैठकें हुई हैं, क्या उसमें लक्ष्य भी 400 पार का है? और लक्ष्य रखा जाएगा अपनी वर्तमान में स्थिति
तिथि के आधार पर, अपनी तमाम तैयारियों के आधार पर, और तैयारियों की अगर बात कर ली जाए तो आप देखिए उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, 80 यहाँ लोकसभा सीटें आती हैं, और जिस तरीके से सपा और कांग्रेस एक साथ हैं, ऐसे में कई ऐसी सीटें हैं जो अब की बार भाजपा के दामन से छिटकती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश की बात है तो मैं एक सीट का जिक्र करना चाहूंगा, कैराना संसदीय क्षेत्र का। कैराना पे देखेंगे तो सबसे पहले कैराना संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन की ओर से इकरा हसन को उम्मीदवार बनाया गया। इकरा हसन के भाई नाहिद हसन उसी विधानसभा से 2022 में चुनाव जीते, जिनके साथ अच्छी खासी संख्या में वहां के मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन है। उसके अलावा बीजेपी ने, या कहे एनडीए गठबंधन की ओर से कैराना से यहां पर उम्मीदवार बनाया गया है प्रदीप चौधरी, मौजूदा सांसद को, और उसके बाद मायावती ने यहां पर श्रीपाल राणा को टिकट दे दिया। राजपूत समाज से आने वाले उस नेता को, या उस समाज से आने वाले नेता को टिकट दिया गया जो जी बिल्कुल। चलिए, क्या इसमें हम ये भी जानेंगे क्या विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से तो यही आरोप लग रहे हैं कि वो हमें दबाने की कोशिश कर रही है और बीजेपी जो पार्टी है वो तानाशाह की ओर बढ़ रही है। देखिए लगातार बिल्कुल ये बात कही जा रही है विपक्ष के द्वारा, और खास तौर पर जिस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई हुई है। आपने जिक्र किया यहाँ पर झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन का, साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री देखिए अरविंद केजरीवाल, और अन्य कई नेता हैं यहाँ पर जिन पर यहाँ केंद्रीय जांच एजेंसियों की गाज हमें गिरती देखने को मिलती है, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, या अन्य कोई केंद्रीय जांच एजेंसी हो। उन तमाम एजेंसियों की कार्रवाई जब नेताओं पर होती है, विपक्षी नेताओं पर होती है, तो उनकी पार्टियां लगातार ये आरोप लगा रही है, और कहीं ना कहीं ये आरोप कुछ हद तक बीजेपी पर यहां सच भी साबित होते नजर आते हैं। इसका कहीं ना कहीं कारण टाइमलाइन भी बनती है। आप गौर करेंगे जिस तरीके से दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले मामले में कई नेताओं की गिरफ्तारी हुई, आम आदमी पार्टी के, दिल्ली सरकार के कई नेताओं की गिरफ्तारी हुई, उसमें सबसे ज्यादा यहां पर जो सवालों के कटघरे में रही गिरफ्तारी वो थी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। बीते 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी हुई, और सवाल लगातार आम आदमी पार्टी और पूर्व विपक्ष के द्वारा यह उठाया गया कि मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी मतदान से ही कुछ दिन पहले क्यों हुई। आप छोड़ दीजिए कि चुनाव आने वाले हैं, आप ये देखिए चुनाव आ चुके हैं, मतदान की तारीखें आ चुकी हैं, और उससे कुछ ही दिन पहले यहां पर मुख्यमंत्री की, पार्टी के संयोजक की, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी होती है। तो कुल मिलाकर के यहां पर जिस तरीके से विपक्ष की कई पार्टियों के कई नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने अपनी गाज गिरी है, और साथ में जिस वक्त पर गाज गिरी है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को सवालों के कटघरे में खड़े करती है। यहाँ पर हमारे साथ और लोग भी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। अब क्या कुछ कहना चाहेंगे, अब की बार 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है पीएम मोदी के द्वारा? देखिए, कहीं ना कहीं पिछले दिनों में एक बयान सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करने के लिए पार्टियां इस तरीके की रणनीति अपनाती हैं, और 400 पार का नारा दिया जा रहा है। अब तक यदि भारतीय राजनीति का इतिहास देखा जाए तो वर्ष 1984 में कांग्रेस पार्टी को उस वक्त इंदिरा जी के निधन की जो है सिंपैथी मिली थी और 411 सीटें जीती थी। अब तक का वो रिकॉर्ड है एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड जो है ध्वस्त करने की कोशिश है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो अपना टारगेट लेकर के चल रही है। उनका दावा है कि यदि एनडीए गठबंधन 400 सीटों की मजबूती के साथ सरकार बनाता है तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए एक बड़ा आघात हो सकता है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दल जो कोशिशें कर रहे हैं कि यहाँ पर केंद्र की सत्ता में वापसी का रास्ता किसी भी आधार से तय किया जाए, तमाम जो है दलों को मिलाकर के इंडिया गठबंधन का एक गठन किया जा चुका है। कांग्रेस पार्टी इस पूरे जो है गठबंधन की अगुवाई कर रही है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का दावा किया जा रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिरकार बीजेपी जो वर्तमान में 303 सीटें लेकर केंद्र की सत्ता में काबिज है, क्या इस जबरदस्त जुगलबंदी के बाद जो कि विपक्षी दलों में बन चुकी है उसको आधार मानते हुए 400 सीटें जीत पाएगी, एक बड़ा सवाल है। ठीक है, अब राज हम ये जानना चाहेंगे इस चुनाव के अंदर मुद्दे कौन कौन से रहे हैं? देखिए, जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही, या फिर आप कहें कि जो है कई ऐसे मामले हैं जिस पर वो कहीं ना कहीं घिरते भी नज़र आ रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लगभग 10 सालों की सरकार उनकी चल रही है, अभी तक कहें तो 2014 के बाद से। तो कई ऐसे प्रश्न हैं जिस पर उनको घेरा भी जा रहा है कि आखिरकार जो वादे पहले किए गए थे क्या वो वादे फुलफ़िल किए गए हैं, चाहे वो बुलेट ट्रेन की बात हो, 100 स्मार्ट सिटी की बात हो। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं कई ऐसे फैक्टर हैं जिस पर सरकार घिरती हुई भी नज़र आ रही है। लेकिन आप देखिए, कई ऐसे मुद्दों को जानबूझ करके चुनाव से पहले लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि कम से कम उन जो है आप कह सकते हैं कि जो वाकई सही मायनों में मुद्दे हैं उस पर पर्दापोशी की जा सके, और फिर इन मुद्दों को जो खास करके धार्मिक मुद्दे हैं उनको जानबूझ करके उजागर किया जा रहा है, या फिर मीडिया में एक बड़ा स्पेस उसको दिया जा रहा है। तो उन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं हाईलाइट कर सरकार उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश और जो है हिंदी बेल्ट के जो राज्य हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि कई ऐसे
मुद्दों को हवा दी जाए, उसको एक तरीके से जो है विपक्ष के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो धारा 370 हो या 3 तलाक का मामला हो या फिर और कई ऐसे फैक्टर, यूसीसी वाले मुद्दे को भी लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक माहौल सेटअप करने की कोशिश कर रही है। तो मुझे लगता है ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उनको राजनीतिक लाभ मिलने की एक उम्मीद दिखाई दे रही है। अच्छा, बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि यूसीसी केवल हम एक राज्य में लागू नहीं करेंगे, अभी तो ये बस ट्रायल है, अभी तो हमें बहुत सारे राज्यों में लागू करना है। देखिए बिल्कुल जो है यूसीसी पर अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसको पूरे ज़ोर शोर से वो उठाने की कोशिश करेंगे और भाजपा के वोटर्स जो है इस तरीके के मुद्दों पर भाजपा को वोट करते हैं। तो मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल अगर उन्हें वोट मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर विपक्ष को लेकर के बात की जाए तो विपक्ष कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर के भाजपा को घेर सकता है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जो है पकड़ सकता है। तो ये विपक्ष के लिए चुनौती है कि आखिरकार बेरोज़गारी, महंगाई या फिर महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर वो चुनाव जो है कैसे करवा सकते हैं, जनता का ध्यान कैसे केंद्रित कर सकते हैं। तो ये विपक्ष को तय करना है कि आखिरकार 2024 के चुनाव को वो किन मुद्दों पर लड़ने जा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के ही पिच पर जा करके वो बैटिंग करेंगे? अगर ऐसा होता है, धार्मिक मुद्दों पर विपक्ष भी अगर राजनीति करने की कोशिश मुद्दे क्यों कौन से हैं वैसे जो विपक्ष के पास हैं और शायद उन मुद्दों को लेकर वो बीजेपी को मात दे दे? देखिए विपक्ष के पास क्या ही मुद्दे हैं। विपक्ष अगर देखा जाए तो इस वक्त मुद्दा विहीन है, क्योंकि विपक्ष जानबूझकर के भारतीय जनता पार्टी के ही उन तमाम मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहा है या फिर भाजपा जो मुद्दे उठाती है उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष फंस जाता है, चाहे उसका विरोध करके हो या फिर उस पर बयानबाजी करके हो। तो मुझे लगता है कि इन तमाम चीज़ों को बेहतर ढंग से समझकर या फिर अब कहें भाजपा जो बातें कह रही है अगर वो आम जनता के हित में नहीं या फिर उस पर ज़्यादा टिक्का टिप्पणी करना जो है सही नहीं है, तो विपक्ष को इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। क्योंकि मीडिया तंत्र का इस्तेमाल कर जिस तरीके से विपक्ष की बातों को जो है घुमाया जाता है या फिर आप कहें कि काट छाट करके पेश किया जाता है, तो इन सबके पास तो केवल एक ही मुद्दे दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें जानबूझकर जेल में डाला जा रहा है और विपक्ष के साथ यही मुद्दे हो सकते हैं क्या कि हेमंत सोरेन को जेल में डाला जा रहा है, केजरीवाल जी को जेल में डाला जा रहा है, क्या बस ये मुद्दे हैं? देखिए अगर जेल में डाला जा रहा है या फिर ईडी की, सीबीआई की या इस तमाम जो है सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई हो भी रही है, इन सब बातों के बावजूद भी, ये आरोप लगाने के बावजूद भी आपको चुनाव में उतरना है और चुनाव में अगर आप उतर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको जीत दर्ज करनी है। और अगर इन बातों पर जनता आपको वोट नहीं कर रही है तो मुझे लगता है कि आपको नए मुद्दे ढूंढने होंगे, तलाशने होंगे और भाजपा जिन मुद्दों को लेकर के राजनीति कर रही है उसके खिलाफ कोई ना कोई आपको बड़ा मुद्दा तैयार करना होगा, तभी जनता आपको एक विकल्प के रूप में जो है स्वीकारेगी और जनता आपके हाथ में सत्ता सौंपेगी। ठीक है अवराज, बिल्कुल आपने सही कहा कि विपक्ष के पास बहुत सारे मुद्दे थे लेकिन वो मुद्दे गिना नहीं पाए और वो केवल अभी फिलहाल कुछ ही मुद्दों पर अटकी हुई है। और दूसरी तरफ बीजेपी ये दावा कर रही है कि हम इस बार 400 पार सीटें ले जाएंगे। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। मैं था आपके साथ राकेश कुमार।